हाशिम क्लास पर आपका स्वागत है। सीटेट पेपर 2 इसमें MCQ 60 क्वेश्चन हैं। ये पार्ट नंबर 19 है, जिसमें पहला सवाल है, यदि यदि किसी पौधे की पत्तियां हरी हैं लेकिन प्रकाश की अनुपस्थिति में लंबे समय तक रखी जाएं तो सबसे पहले किस प्रक्रिया पर प्रभाव पड़ेगा? ए. श्वसन, बी. वाष्पोत्सर्जन, सी. प्रकाश संश्लेषण, डी. खनिज अवशोषण। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। सवाल नंबर 2, एक वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है, यदि वस्तु पहले से गति में है तो क्या निश्चित रूप से बदलेगा? ए. केवल द्रव्यमान, बी. केवल रंग, सी. वेग, परिमाण या दिशा, डी. तापमान। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा वेग, परिमाण या दिशा। सवाल नंबर 3, निम्न में से कौन सा परिवर्तन भौतिक तथा रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है? ए. मोमबत्ती का जलना, बी. बर्फ का पिघलना, सी. नमक का घुलना, डी. कांच का टूटना। देखिए, बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, कांच का टूटना जो है ये तो भौतिक परिवर्तन होते हैं, लेकिन मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन का जो है एग्जाम्पल माना जाता है। तो विकल्प नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, यदि किसी खाद्य श्रृंखला से सभी अपघटक यानी कि डिकम्पोजेशन समाप्त हो जाए तो सबसे पहले क्या होगा? ए. उत्पादकों की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी, बी. मृत जैव पदार्थ का संचय होने लगेगा, सी. उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ जाएगी, डी. प्रकाश संश्लेषण रुक जाएगा। देखिए, जब अपघटक जो है समाप्त हो जाएंगे तो प्रभाव जो पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मृत जैव पदार्थों का संचयन जो है होने लगेगा। सवाल नंबर 5, एक छात्र कहता है कि सभी धातुएं चुंबक से आकर्षित होती है, शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए. कथन को सही मान लेना, बी. केवल उत्तर बता देना, सी. लोहे, तांबा और एल्युमिनियम पर प्रयोग कराना, सी. छात्र को डांट देना। विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, लोहे, तांबे और एल्युमिनियम पर प्रयोग कराना। सवाल नंबर 6, पौधों में जल का परिवहन मुख्यतः किस ऊतक द्वारा होता है? ए. फ्लोएम, बी. जाइलम, सी. एपिडर्मिस, डी. कॉर्टेक्स। देखिए, जल का जो परिवहन होता है मुख्य रूप से वह जाइलम के द्वारा होता है, और फ्लोएम के द्वारा जो होता है वो जो है भोजन का परिवहन होता है। इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा, जल का परिवहन मुख्य रूप से जाइलम के द्वारा होता है। जल का मुख्य परिवहन जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, तो विकल्प नंबर इसका जो है बी आंसर सही हो जाएगा। आगे सवाल नंबर 7, यदि किसी परिपथ में एक बल्ब फ्यूज हो जाए और सभी बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हो तो क्या होगा? केवल वही बल्ब बंद होगा, सी. सभी बल्ब बंद हो जाएंगे, सी. अन्य बल्ब अधिक चमकेंगे, डी. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए, क्रम कैसा है? श्रेणी क्रम है, तो विकल्प नंबर बी आंसर हो जाएगा, सभी जो बल्ब है बंद हो जाएंगे। सवाल नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन कोशिका सिद्धांत के अनुरूप है? ए. सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बी. केवल पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं, सी. केवल बहुकोषीय जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, डी. विषाणु कोशिका है। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। सवाल नंबर 9, किसी वस्तु का भार पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा? ए. बढ़ जाएगा, बी. समान रहेगा, सी. लगभग 1/6 रह जाएगा, डी. शून्य हो जाएगा। विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा, लगभग 1/6 रह जाएगा। सवाल नंबर 10, यदि किसी पारितंत्र में उत्पादों की संख्या कम हो जाए सबसे पहले किस पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा? ए. प्राथमिक उपभोक्ता, बी. अपघटक, सी. तृतीय उपभोक्ता, डी. वायुमंडल। देखिए, उत्पादकों की संख्या कम हो जाएगी तो सबसे पहले जो प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा प्राथमिक उपभोक्ता पर। विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। सवाल नंबर 11, पौधों की जड़ों पर उपस्थित मूल रोम इसे रूट हेयर्स का मुख्य कार्य क्या है? ए. प्रकाश संश्लेषण, बी. जल एवं खनिजों का अवशोषण,
सी भोजन का निर्माण, डी गैसों का उत्सर्जन। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा जल एवं खनिजों का अवशोषण। सवाल नंबर 12, यदि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो तो वस्तु ए अवश्य स्थिर होगी, बी अवश्य गतिमान होगी, सी स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है, डी वृत्ताकार पथ पर चलेगी। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, स्थिर रह सकती है या समान वेग से चल सकती है। सवाल नंबर 13, निम्न में से कौन सा केवल रासायनिक परिवर्तन है? कागज़ का जलना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना। देखिए बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, पानी का उबलना, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है भौतिक परिवर्तन हैं। तो यहाँ मालूम किया जा रहा है रासायनिक परिवर्तन। तो विकल्प नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा कागज़ का जलना। सवाल नंबर 14, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सवाल नंबर 15, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? ए अपघटक, बी सूर्य, सी उपभोक्ता, डी पौधे। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य हो जाएगा। विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा सूर्य। सवाल नंबर 16, यदि विद्युत धारा दोगुनी कर दी जाए और प्रतिरोध समान रहे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। देखिए यहाँ प्रतिरोध कैसा है, समान होगा, तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? H बराबर आई आर, H बराबर जो है आई स्क्वायर आर। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आई का मान कितना है, दुगना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो ऊष्मा कितनी हो जाएगी? ऊष्मा जो है 4 गुनी हो जाएगी। तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 4 गुनी। सवाल नंबर 17, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य है? ए रोग प्रतिरोध, बी ऑक्सीजन का परिवहन, सी हार्मोन बनाना, डी भोजन का पाचन। विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। सवाल नंबर 18, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ए उसकी गति बहुत अधिक होती है, बी उसे माध्यम की आवश्यकता होती है, सी केवल हवा में चलती है, डी वह केवल ठोस में चलती है। देखिए ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा, उसे माध्यम की आवश्यकता होती है। सवाल नंबर 19, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ए जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स, डी एपिडर्मिस। तो इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी फ्लोएम। देखिए जाइलम जो परिवहन में होता है वो जल का परिवहन का होता है। सवाल नंबर 20, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? देखिए जो एसिड होता है वो नीले लिटमस को जो है रेड में बदल देता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो विकल्प नंबर जो है 20 का आंसर हो जाएगा। और क्षार जो होता है, जो बेस होता है, वो लाल लिटमस को जो है नीले में बदल देता है। तो सवाल नंबर 20 का विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा लाल। सवाल नंबर 21, यदि किसी पारतंत्र से सभी शाकाहारी जीव समाप्त हो जाए तो सबसे पहले कौन प्रभावित होगा? ए उत्पादक, बी मांसाहारी, सी अपघटक, डी सोजिए। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा मांसाहारी। सवाल नंबर 22, किसी वस्तु का द्रव्यमान विकल्प नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी और चंद्रमा पर बदलता है, सी बी केवल पृथ्वी पर स्थिर रहता है, सी हर स्थान पर समान रहता है, डी गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा हर स्थान पर समान रहता है। सवाल नंबर 23, श्वसन का मुख्य उद्देश्य है? ए भोजन बनाना, बी ऊर्जा प्राप्त करना, सी जल बनाना, डी ऑक्सीजन बनाना।
श्वसन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा प्राप्त करना होता है। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा प्राप्त करना। सवाल नंबर 24, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। सवाल नंबर 25, किसी वस्तु का वेग बदलने के लिए आवश्यक है केवल द्रव्यमान, बी असंतुलित बल, सी ताप, डी प्रकाश। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा असंतुलित बल। सवाल नंबर 26, पौधों में रंध्र स्टोमेटा का मुख्य कार्य है? ए जल का अवशोषण, बी गैसों का आदान प्रदान, सी भोजन का परिवहन, डी बीज बनाना। तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा गैसों का आदान प्रदान। सवाल नंबर 27, विद्युत परिपथ में स्विच का कार्य है? ए धारा उत्पन्न करना, बी धारा को नियंत्रित करना, सी प्रतिरोध बढ़ाना, डी वोल्टेज बढ़ाना। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा धारा को नियंत्रित करना। सवाल नंबर 28, कौन सा जीवाणुजनित रोग है? मलेरिया, टीबी, तपेदिक, डेंगू, खसरा। तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा टीबी यानी तपेदिक। सवाल नंबर 29, किसी पदार्थ का घनत्व बढ़ेगा यदि द्रव्यमान और आयतन समान रहें? द्रव्यमान बढ़े और आयतन समान रहे, बी आयतन बढ़े और द्रव्यमान समान रहे, सी द्रव्यमान घटे और आयतन समान रहे, दोनों घट जाए। देखिए घनत्व बढ़ाना होगा तो ये हो जाएगा m/k(v) यानी द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा घनत्व जो है बढ़ेगा। तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा द्रव्यमान बढ़े और आयतन समान रहे। सवाल नंबर 30, विज्ञान शिक्षण में विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका है? ए केवल परिभाषा याद कराना, बी प्रयोग अवलोकन और चर्चा कराना, सी अधिक गृह कार्य देना, डी केवल परीक्षा की तैयारी कराना। विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा प्रयोग अवलोकन और चर्चा कराना। अब यहाँ से शुरू हो जाएंगे मैथ के सवाल। इसमें पहला सवाल है, एक संख्या को 8 से भाग देने पर शेष 5 बचता है, वह संख्या किस रूप में लिखी जाएगी? अब देखिए शेष जो 8 बचेगा यानी प्लस के 5 आएगा। अब प्लस के 5 जो है केवल इसमें विकल्प नंबर सी में दे रखा है, वो लिखा हुआ है 8n प्लस के 5। तो यही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर सी इसमें लिखा हुआ 8n प्लस के 5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 5 जो है ये शेष है तो इसमें जो है प्लस हो जाएगा तो 8n प्लस के 5 इसका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, 0.125 का भिन्न रूप है। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 0.125, इसको लिख सकते हैं 125/1000। देखिए 1000 क्यों आया क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या है, इसलिए जो है क्या करा पॉइंट के बाद 3 संख्या है इसलिए जो है 3 जीरो नीचे लगा दिए हैं। इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। यहाँ डिवाइड करेंगे 5 दूनी 10 जो है आगे क्या करेंगे 0 लगा देंगे, डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, फिर डिवाइड करेंगे 5 कम 5 और 5 अट्ठे 40, ये आ जाएगा 1/8 और 1/8 जो है विकल्प नंबर बी में है तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा 1/8 विकल्प नंबर बी। ये जो आंसर इसका सही हो जाएगा 1/8। आगे सवाल नंबर जो है 4, किसी त्रिभुज के कोणों का योग होता है। देखिए जो त्रिभुज के जो हैं इसमें 3 कोण हैं, इन कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जो है विकल्प नंबर बी में है तो विकल्प नंबर बी जो है इसका आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। सवाल नंबर 5, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण होंगे। देखिए ये जो है समांतर रेखा है, इसको एक जो है तिर्यक रेखा काटती है, संगत कोण होंगे। ए पूरक, बी बराबर से 180 डिग्री, डी 90 डिग्री।
तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा बराबर। सवाल नंबर 6, किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल होगा। देखिए जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वृत्त के वो होता है पाई आर स्क्वायर। जब अब देखिए क्या करेंगे, जब जो है त्रिज्या को जो है दुगना करेंगे तो क्या होगा, देखिए पाई का मान तो पाई ही रहेगा। अब यहाँ पे जो है आर का मान क्या कर दें, दुगना कर दें, तो यहाँ लिखेंगे 2r का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई और 2 दूनी 4 आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ केवल आर था, यहाँ कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 4 गुनी। सवाल नंबर 7, किसी आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई होगी। देखिए परिमाप क्या होगा, हमें जो है परिमाप निकालना है, वो भी किसका निकालेंगे, आयत का निकालेंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लिखेंगे ब्रैकेट से पहले, फिर लिखेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप कितना है, 36 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 2 लिखेंगे, लंबाई कितनी है, लंबाई 10 है, चौड़ाई हमें जो है निकालनी है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। अब देखिए यहाँ कितना जाता है, यहाँ जाता है 18 और यहाँ जाएगा 10 प्लस के बी। तो अब 10 प्लस के बी जो है, अब देखिए यहाँ पे 18 है, तो 18 में से क्या करेंगे, 10 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अब 8 सेंटीमीटर कौन से विकल्प में दे रखा है, तो 8 सेंटीमीटर विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 8, अभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए अभाज्य संख्या 39, 51, 53, 57। अब इसमें अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या वो होगी या तो वो संख्या खुद से डिवाइड हो या फिर वो 1 से डिवाइड हो। अब देखिए 39 को जो है 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 को भी डिवाइड जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक तो 53 है, एक 57 है, देखिए 57 को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 39 को 13 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 17 से कर देंगे, 57 को 29 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन बचता है विकल्प नंबर सी, जिसमें लिखा हुआ है 53। 53 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो विकल्प नंबर सी आंसर हो जाएगा। 53 या तो 53 से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा, इसलिए जो है इसका आंसर जो है 53 हो जाएगा, विकल्प नंबर सी। अब सवाल नंबर 10, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 1 2 4 6। देखिए सब में छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा 2। अब सवाल नंबर 11, दो संख्या का एलसीएम 12 और एलसीएम 180 है, तो एक संख्या 36 है, दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए एलसीएम दे रखा है 12, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, बराबर लगा देंगे। एक संख्या कितनी है, 36 है, तो दूसरी संख्या हमें जो है निकालनी है। देखिए यहाँ पे देखिए एलसीएम कितना है, 12 है, और एलसीएम कितना है, 180 है। एक संख्या कितनी है, 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। देखिए डिवाइड करेंगे, 12 कम 12 और 12 तिया 36, 3 छंग 18, कितना आ जाएगा 60, यानी कि दूसरी संख्या का मान कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो 60 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा सही, 60। सवाल नंबर 12, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है तथा 20% की छूट दी गई तो विक्रय मूल्य होगा। अब देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला जो है याद रखना है, ये फॉर्मूला होता है MP बराबर हो जाएगा SP, गुणा में हो जाएगा 100 और बटे में हो जाएगा 100, प्लस माइनस हो जाएगा प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा प्रतिशत, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जिससे जो है इसमें जो अंकित, इसमें जो है विक्रय मूल्य भी निकल जाएगा और इसमें जो है इस फॉर्मूले से जो है अंकित मूल्य भी निकल जाएगा। अगर अंकित मूल्य दे रखा है तो विक्रय मूल्य निकाल देंगे, विक्रय मूल्य दे रखा है तो अंकित मूल्य इसमें जो है निकाल देंगे। अब देखिए इस फॉर्मूले के आधार पर हम सवाल लिखेंगे। अंकित मूल्य कितना है, 1000 रुपये, तो हमने यहाँ जो है 1000 रुपये लिख दिया। अब लगा देंगे बराबर। अब देखिए आगे कितना है,
अब 20% छूट दे रखी, एस पी हमें एस पी निकालना है, ये विक्रय मूल्य निकालना, तो एस पी गुणा हो जाएगा 100। अब यहाँ लाइन खींचेंगे, अब यहाँ क्या 100 प्लस माइनस प्रतिशत लिखा हुआ है, तो 20% क्या दे रखी है, छूट दे रखी है, तो इस 100 में से क्या करेंगे, 20 को हटा देंगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो 80 तो लिखेंगे यहाँ। अब देखिए इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ कितना आ गया, 80। अब यहाँ कितना है, 10, तो लिखेंगे 10। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस पी यानी कि विक्रय मूल्य आ जाएगा, तो 80 गुणा 10 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना निकल के आया, 800 रुपये निकल के आया। 800 रुपये जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा, 800 रुपये। सवाल नंबर 13, ये कह रहा है 25% बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर जो 25% है वो किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25% है, तो ये हो जाएगा 25/100, क्योंकि परसेंट को हटाने के लिए क्या करना होता है, 100 से भाग करनी पड़ती है। 25 ही कम 25 और 25 चौका 100, यही आ जाएगा 1/4। तो 1/4 कौन से विकल्प में है, विकल्प नंबर सी आंसर सही हो जाएगा, 1/4। अब देखिए सवाल नंबर 14 है, यदि किसी घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन होगा। देखिए घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा की घात 3 हो जाएगी। अब देखिए घन की जो भुजा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 सेंटीमीटर की घात 3 आ जाएगी। 27 कहाँ है, विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 27 सेंटीमीटर की घात 3। सवाल नंबर 15, समकोण का मान है। देखिए समकोण जो होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है, तो 90 डिग्री का कोण विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। सवाल नंबर 16, 15:20 का सरल अनुपात है। देखिए 15:20 का हमें सरल अनुपात निकालना है, तो डिवाइड कर देंगे, 5 या 15 और 5 चौका 20, तो यह आ जाएगा 3:4। अब यह आ जाएगा 3:4, 3 पहले हैं और 4 बाद में हैं, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा, 3:4। सवाल नंबर 17, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपये है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है, विक्रय मूल्य 550 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत होगा। अब देखिए लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें पहले लाभ निकालना होगा। तो देखिए लाभ यानी प्रॉफिट जो हम निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य में से जो है क्रय मूल्य घटा देंगे, यानी एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे। एसपी कितना है, 550 रुपये है, सीपी कितना है, 500 रुपये है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 रुपये। यानी कि जो प्रॉफिट निकल के आया है वो निकल के आया है 50 रुपये। अब हमें निकालना है प्रॉफिट का परसेंटेज। देखिए प्रॉफिट का परसेंटेज हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे, जो प्रॉफिट आया है उसको तो हम लिखेंगे ऊपर, जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपये है, तो 500 लिखेंगे नीचे, और यहाँ बीचम बीच लगा देंगे 100, डिवाइड कर देंगे, इन दोनों जीरो से दोनों जीरो काटेंगे, और 5 ही कम 5, कितना आ गया यहाँ 10 आ गया, यानी कि यहाँ आ गया 10%। तो 10% क्या हो जाएगा, ये लाभ का हो जाएगा, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 10%। सवाल नंबर 18, यदि कि संख्या का वर्गमूल 13 है तो संख्या होगी। अब देखिए संख्या क्या होगी, अब यहाँ इसका वर्गमूल संख्या क्या होगी, तो 13 गुणा 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 169 इसका हो जाएगा। तो 169 जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर सही हो जाएगा 169। अब देखिए सवाल नंबर 19, ये लिखा हुआ 2 4 16 2 4 8 16 32, यानी कि यहाँ लिखा हुआ है 2 4 8 16 और 32, और आगे को हमें बताना है। अब देखिए आगे क्या है, देखें तो यहाँ 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
अब 32 दूनी कितना आ जाएगा 64, यानी कि यहाँ जो है दुगना हो रहा है, तो 32 दूनी क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो 64 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी जो है इसका आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 20, यदि एक कोण 65 डिग्री है तो उसका संपूरक कोण कितना होगा। अब देखिए संपूरक कोण निकालना है। संपूरक कोण जब निकालेंगे तो 180 का संपूरक कोण जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 180 में से जो है 65 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 10 में से 5 गया 5 बचा, 7 में 6 गया 1, यहाँ रह गया 1, कितना आ गया 115 डिग्री आ जाएगा। 115 डिग्री जो है विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 115 डिग्री। सवाल नंबर 21, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब देखिए यहाँ समबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है, तो इसमें 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 60 डिग्री। सवाल नंबर 22, पाई का मान कितना होता है। देखिए पाई का मान जो होता है वो होता है 3.14। पाई का मान हो जाएगा 3.14, तो विकल्प नंबर ए इसका आंसर सही हो जाएगा 3.14। सवाल नंबर 23, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ है 7 का स्क्वायर, यहाँ है 24 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49। अब 24 का स्क्वायर जो है कितना होगा। देखिए 24 की जो है 24 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौक 16 का 6 लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, ये कितना आ जाएगा 6, 8 8 16 और 1 17, 4 और 1 5, ये आ जाएगा 576। यानी 24 का अगर वर्ग खोलेंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 से गुणा हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 576। अब 576 में 49 जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो है क्या आएगा 9 और 6 15 का 5 हाथ से लगा 1, 7 और 1 8 और 4 12 का 2 हाथ से लगा 1, 5 और 6, ये आ गया 625। अब देखिए 625 जो है ये 25 का होता है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 625। सवाल नंबर 24, किसी आयत का क्षेत्रफल ए लंबाई प्लस चौड़ाई, बी ब्रैकेट से पहले 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, सी लंबाई गुणा चौड़ाई, डी लंबाई डिवाइड चौड़ाई, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। सवाल नंबर 25, यदि इस संख्या का 40% बराबर 80 है तो संख्या होगी। देखिए संख्या को जो है x मान के हल कर लेते हैं, 40 के बटे में आ जाएगा 100, बराबर कितना है 80 है, तो इसको जो है डिवाइड करेंगे, इस 0 से 0 काटेंगे। अब इस 0 से 0 काटेंगे तो यहाँ देखिए 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, ये आ गया 20, तो यहाँ आ जाएगा 20 और यहाँ आ जाएगा 10, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 200। 200 कौन से विकल्प में है 200 विकल्प नंबर बी में है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 200। सवाल नंबर 26, जीरो का फैक्टोरियल होता है 0 1 2 अपरिभाषित। जीरो का जो फैक्टोरियल होता है वो 1 होता है, तो विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, विकल्प नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 27, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या होगी। देखिए व्यास जो होता है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास कितना है 14 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, तो आर का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 28, 17 गुणा 19 का मान होगा। देखिए यहाँ पे जो 17 गुणा 19 है, 17 19 से गुणा करनी है, देखें कितनी गुणा आएगी, यानी कि 19 की गुणा 17 से करेंगे तो कितना आएगा 7 9 63 का 3 हासिल लगे 6, 7 कम 7 और 6 13, ये आ गया। अब आगे 9 और 1 इसको जोड़ेंगे तो 3 आ गया, 9 3 12 का 2, 2 और 1 3, जो आ गया 323। अब 323 जो है विकल्प नंबर सी में है, तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 323।
सवाल नंबर 29, किसी सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता होगी 0, 1/4, 1/2, 1। तो विकल्प नंबर सी इसका आंसर सही हो जाएगा 1/2। सवाल नंबर 23, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ए केवल सूत्र याद कराना, बी तार्किक और समस्या समाधान क्षमता विकसित करना, सी केवल परीक्षा की तैयारी कराना, डी केवल गणना कराना। विकल्प नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा तार्किक एवं समस्या समाधान क्षमता विकसित करना। ये जो है इसका आखिरी सवाल था। ये जो है पार्ट नंबर 19 है, जिसमें हमने 60 क्वेश्चन किए हैं और ये प्रैक्टिस जो है लगातार चल रही है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।